आज के वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। इससे पहले 1 से 4 तक के प्रैक्टिस सेट को कवर किया जा चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वह प्लेटफॉर्म के रुक्मिणी प्रकाशन के चल रहा है। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एसडीएम राहुल सिन्हा के निर्देशन में तैयार किया गया है। तो यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ कुछ भी जो अन्य तथ्य बताने की आवश्यकता होता है वो भी बताया जाता है। इस वीडियो में भी हम लोग 150 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिस क्वेश्चन पर कुछ विशेष फैक्ट्स बताने की आवश्यकता होगा वहाँ पर कुछ विशेष तथ्य भी बताया जाएगा। जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता होगा वहाँ पर ट्रिक भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जब भी इस प्रकार से कूट संबंधी आएगा क्वेश्चन, हम लोग डायरेक्ट सूची 1 और सूची 2 पे जो भी होगा चर्चा उस पर करेंगे, क्योंकि ऊपर के जो भी बातें लिखा गया है वो लगभग एक समान ही होता है। यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है लेखक और उसकी पुस्तक के नाम, एक तरफ लेखक दिया, एक तरफ पुस्तक के नाम दिया है। तो महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि पुस्तक लिखा गया है। खुशवंत सिंह की बात करें तो खुशवंत सिंह के द्वारा ए ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें तो इनके द्वारा अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक लिखा गया है। हिंद स्वराज पुस्तक की बात करें तो ये गांधी जी के द्वारा वर्ष 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और आपको पता होगा गीतांजलि नामक जो पुस्तक है यह पुस्तक टैगोर जी के द्वारा 1913 ईस्वी में लिखा गया। और इसी पुस्तक के लेकर के इनको एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर पूरे एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें तो भारत के प्रथम आईसीएस ऑफिसर थे। प्रथम आईसीएस, अभी जो नाम है आईएएस, पहले उसका नाम हुआ करता था आईसीएस। तो प्रथम आईसीएस अफसर बने हुए थे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब की बात करें तो यह C.R. दास के द्वारा लिखा गया है। C.R. दास के द्वारा लिखा गया। C.R. दास के पूरा नाम हो गया चित्तरंजन दास। आप लोग को पता होगा कि वर्ष 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो सभी एक्स्ट्रा तथ्य भी साथ साथ कवर करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इसमें भी सुमिलित करना है। एक में दिया घटना, दूसरा में दिया है उससे संबंधित वर्ष। तो भारतीय जल सेना अधिनियम की बात करें तो भारतीय जल सेना अधिनियम 1907 में बना था, ये सही है। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह 1930 में हुआ था, ये भी सही है। फिर दे रहा है द्वितीय गोलमेज अधिवेशन, यह 1931 में हुआ था, ये भी सही है। चौथा है सांप्रदायिक निर्णय। सांप्रदायिक निर्णय 1933 में घोषित नहीं किया गया था, बल्कि सांप्रदायिक निर्णय की बात करें तो इसका तिथि है 1932 ईस्वी। रैमजे मैक्डोनाल्ड के द्वारा यह सांप्रदायिक पंचायत दिया गया था 1932 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया जाने वाला दूसरा जन आंदोलन था। और द्वितीय गोलमेज अधिवेशन हुआ था 1931 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज हुआ था 1930 ईस्वी में, दूसरा गोलमेज हुआ था 1931 ईस्वी में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में। इसमें मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे और तीनों गोलमेज लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बक्सर के युद्ध की बात करें तो 1764 में हुआ था, ये सही है। दूसरा करा सहायक संधि 1863 में, ये कथन गलत होगा। सहायक संधि की बात करें तो जो सहायक संधि है इसकी शुरुआत माना जाता है सन 1798 ईस्वी में। आपको पता होगा कि सबसे पहले
सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो क्षेत्र था वह हैदराबाद था। यहीं से उसके प्रारंभ माना जाता है। हालांकि सहायक संधि के शुरुआत करने वाला व्यक्ति कोई और था, वेलेस्ली इस संधि को ज़्यादातर विस्तार किया था। फिर तीसरा कह रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार की समाप्ति 1833 में। देखिए, पूर्णतः एकाधिकार समाप्त हुआ था 1833 में, और एकाधिकार समाप्ति की बात करें तो 1813 में हुआ था। फिर चौथा कह रहा है ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए 1813 भारत में व्यापार खोला जाना। ये सब सही है, बस सहायक संधि पर याद रखेंगे 1863 के जगह पर हो जाएगा 1798। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा कह रहा है थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी कथन सही है। चौथा कह रहा है महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये गलत होगा। आप सब जानते हैं गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था, न कि गांधीनगर में। यहाँ पर एक क्वेश्चन करा है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था सन 1875 ईस्वी में, और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी सन 1875 ईस्वी में ही किया गया था। तो दोनों की स्थापना 1875 में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। छठा का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अगस्त प्रस्ताव किसके समय में पारित हुआ था। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही पारित किया गया था। नेक्स्ट है वर्धा में सेवाग्राम आश्रम को किसने स्थापित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा वर्धा में 1936 ईस्वी में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किया गया था। ये जो आश्रम था ये आश्रम जमनालाल बजाज के प्रस्ताव पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। हालांकि इनका जन्म हुआ था मक्का में, लेकिन बाद में इंडिया में आकर के इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ पर बात करें देवबंद के, तो देवबंद आंदोलन के जो स्टार्टिंग हुआ था वह हुआ था 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। तो यह आधारित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। इसमें दो व्यक्ति है, एक है मॉन्टेग्यू, एक है चेम्सफोर्ड। ये जो चेम्सफोर्ड है ये वायसराय था, और जो मॉन्टेग्यू था ये उसमें भारत सचिव था। मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो यह 1909 में पारित किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट के 1928 ईस्वी में दिया गया था पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्य थे, एक था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा था एबी अलेक्जेंडर, तीसरा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये जो लॉर्ड एमरी है यह कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। यह हो जाएगा ग्वालियर। आप सब जानते हैं कि सिंध का जो विलय किया गया था चार्ल्स नेपियर के द्वारा वह किया गया था 1843 में। अवध को कुशासन का रूप में हड़प लिया था, यह हड़पा था 1856 में। और सबसे पहले सतारा को ही सहायक संधि के द्वारा मिला लिया गया था, यह 1848 में किया था। 1848 में तो सबसे पहले सतारा क्षेत्र को ही अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में मिलाया था। सबसे लास्ट में अवध को मिलाया था 1856 में। यहाँ के जो शासक थे वाजिद अली शाह उनको हटा दिया गया, कलकत्ता भेज दिया गया और कुशासन का आरोप लगा करके उनके क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? 12 का राइट आंसर हो जाएगा 1929। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में ही आया था। 1931 में अभी बताया आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और साथ ही साथ 1931 की बात करें तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में दिल्ली पैक्ट हुआ था 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ये 13 के राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर M.A. अंसारी, डॉक्टर M.A. अंसारी। नेक्स्ट है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। ये जो लक्ष्य था ये असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरुआत होता है। गांधी जी का यह पहला जन आंदोलन था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह हुआ था 1930 में और यह गांधी जी के दूसरा जन आंदोलन था। लेकिन असहयोग आंदोलन के लक्ष्य था कि एक वर्ष के अंदर आज़ादी प्राप्त करना, लेकिन दुर्भाग्य से ये घटना घटता है चौरी चौरा कांड। उस चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। देखिए जो वीडियो बनेगा वो 1 से सवा घंटा के बीच में बन सकता है, इसलिए आप लोग यूट्यूब पे एक फैसिलिटी देता है कि वीडियो को आप लोग फास्ट करके या स्लो करके देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको लंबा लग रहा है तब चाहे तो यूट्यूब पे जा करके उसको फास्ट करके जल्दी जल्दी में इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? करा कि कौन सा कथन सही नहीं है? पहला करा है सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। देखिए 15 की यही क्या होगा? गलत हो जाएगा, यह कथन गलत हो जाएगा। दूसरा करा कि सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, यह बिल्कुल सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प से दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये गांधी जी का सही में विचार था। चौथा है सत्याग्रही को विद्रोहियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ये गांधी जी का विचार था। जबकि ये जो ऑप्शन नंबर ए है यह गांधी जी का विचार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जालियांवाला नरसंहार हुआ, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। और ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था इससे दुखी होकर के गांधी जी कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। अंग्रेज इनको दिए थे कैसर-ए-हिंद की उपाधि, ये उपाधि गांधी जी लौटा दिए थे। और गांधी जी के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ये नाइटहुड की उपाधि अथवा सर की उपाधि को क्या किए थे? लौटा दिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए एक कमेटी बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसका नाम था हंटर समिति। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक और बात याद रखेंगे, ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें एक इंडियन व्यक्ति था जिसका नाम है हंसराज। और यह हंसराज अंग्रेजों के समझिए कि सहयोग दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में समझिए अंग्रेजों का सहयोग कौन दिया था? तो हंसराज। तो इनको जालियांवाला बाग हत्याकांड के गद्दार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? ये रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो ये बना था 1885 में। बना कहाँ था? तो ये पूना में बना था। बनाए कौन थे? तो A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज अधिकारी बनाए थे। A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज अधिकारी। क्वेश्चन पूछेगा जब कांग्रेस बना था तो उसके साथ कितने सदस्य था? तो कांग्रेस के शुरुआती समय मात्र 72 सदस्य था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ये भी बात याद रखेंगे, W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें तो अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा भी समझे कि अध्यक्ष बने थे। ये 1940 से लेकर के 1945 तक अध्यक्ष के कार्यभार को देखे थे, क्योंकि इसी समय पर सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। अतः सेकेंड वर्ल्ड वार चलने की वजह से अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया और यही अध्यक्ष पद पर लंबे समय तक बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे?
तो स्वतंत्रता के समर्थक की बात करें तो ये थे लॉर्ड मेटकॉफ। ये लॉर्ड मेटकॉफ भारत के समाचार पत्र पर जो प्रतिबंध लगा था वो इसको समाप्त कर दिए थे। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि बताइए किस व्यक्ति को भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता कहा जाता है। तो मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। एक नाम और याद रखेंगे आप लोग, लॉर्ड रिपन के। यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर लिटन दिया है। लॉर्ड लिटन जो है ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था जो भारतीय समाचार पत्र के लिए समझे कि बहुत ही खराब ये एक्ट था। उसी के समझे कि समाप्त किया था एक अंग्रेज ही जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। तो समाचार पत्र के लेकर के दो अंग्रेज बड़ा अच्छा काम किया था भारतीय के संदर्भ में। एक था लॉर्ड रिपन और एक यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में है चार्ल्स मेटकॉफ। ये जो लॉर्ड रिपन है ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किए थे। कहीं न कहीं ये प्रेस को स्वतंत्रता देने का काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कि जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? 19 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। और यह कब किया था? तो यह किया था 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था सन 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में। कभी कभी कूका आंदोलन के नेता का नाम पूछ लेता है तो याद रखिएगा बाबा बालक सिंह। बाबा बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो यह घटा था भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह के जानते होंगे 1855 में हुआ था। और 1857 के क्रांति से पहले सबसे ज़बरदस्त आदिवासी जब विद्रोह हुआ था वो यही संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक प्रांत के शासक को हटा दिया गया था? ये बताए थे आपको, अवध के शासक को हटा दिया गया था। कुशासन के रूप में हटा दिया गया था। हालांकि कुशासन वगैरह कोई बहाना था, ये वास्तव में समझिए कि जो ब्रिटेन के जो वायसराय हो गया ये अवध के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता था। झांसी की बात करें तो झांसी को ब्रिटेन के क्षेत्र में 1853 में मिला लिया गया था। नागपुर की बात करें तो सन 1854 में ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया था। और सबसे पहले सतारा क्षेत्र को 1848 ईस्वी में ब्रिटिश अपने क्षेत्र में मिलाया था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यह हुआ था लाल रंग के। किसका हुआ था? लाल रंग के हुआ था। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो यह सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी। जब ऋग्वेद की बात होता है तो ऋग्वेद में गंगा नदी के प्रयोग यानी कि चर्चा एक बार है और यमुना नदी की चर्चा कितने बार है? 3 बार है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है अशोक का रुमनदेई स्तंभ संबंधित है। तो अशोक के रुमनदेई स्तंभ जो है वह बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है। ये जो रुमनदेई स्तंभ है यह अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह अशोक के सबसे छोटा लघु शिलालेख है। अशोक के सबसे छोटा लघु शिलालेख रुमनदेई अभिलेख है। नेक्स्ट है संगमकालीन साहित्य कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। यह उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में। और इस अभिलेख के रचने वाला व्यक्ति कौन था? तो यह रवि कृति के द्वारा रचित किया गया है। रवि कृति के द्वारा, सॉरी नहीं होगा, रवि कृति होगा। चलिए नेक्स्ट है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? 28 का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। और आपसे पूछे कि बताइए सबसे पहले भूमि दान की शुरुआत किस राजवंश के द्वारा हुआ था? तो सातवाहन राजाओं के द्वारा सबसे पहले भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत हुआ था। जो नेक्स्ट है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसमें 108 मंदिरों की एक लंबी श्रृंखला है। 108 मंदिरों की लंबी श्रृंखला है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो ये भास्कराचार्य का संबंध नहीं है, बल्कि धर्मंत्री, चरक, सुश्रुत, इनके बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी महान समझिए कि आयुर्वेद शास्त्र के जनक रहे, आयुर्वेद शास्त्र के जानकार रहे हैं। भास्कराचार्य की बात करें तो जो भास्कराचार्य है ये एक गणितज्ञ थे, गणितज्ञ, और साथ साथ गणितज्ञ के अलावा खगोल शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण का जब भी बात होता है, जब गौतम बुद्ध गृह को त्याग किए तब उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और जब गौतम बुद्ध के मृत्यु प्राप्त हुआ तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्यागे थे। नेक्स्ट है, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? यह स्थापित हुआ था सैयद वंश का, सैयद वंश का स्थापित हुआ था। और सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश 1414 से लेकर के सन 1451 ईस्वी तक चला था। बात करें तैमूर लंग के आक्रमण की, तो तैमूर लंग के जो आक्रमण हुआ था वह सन 1398 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, ये लोकप्रिय कौन बनाया था? तो लोकप्रिय बनाए थे शंकर देव। शंकर देव एक कामरूप असम के पुराना नाम है, असम के पुराना नाम कामरूप है। बात करें चैतन्य महाप्रभु के, तो चैतन्य महाप्रभु के अन्य नाम है निमाई पंडित, निमाई पंडित। चैतन्य महाप्रभु के क्या नाम है? निमाई पंडित, ये एक अन्य नाम है। नेक्स्ट है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? तो ये जौनपुर से शिक्षा प्राप्त किया था, जौनपुर से शिक्षा प्राप्त किया था। शेर के मारने की वजह से इसका नाम शेरखा बन गया था, और सूर्यवंश के था इसलिए इसका नाम है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अकबर आदम खां को मारा था। आदम खां, आदम खां समझिए कि इसका एक चचेरा भाई था, लेकिन ये आदम खां कहीं ना कहीं अकबर से शत्रुता के भाव रखता था। तो बाद में आदम खां जो था यह अकबर के एक बहुत ही समझिए कि विश्वास पात्र एक व्यक्ति जिसका नाम है अतगा खां। अतगा खां, ये जो व्यक्ति था अतगा खां, ये अकबर के सिपह सलार था। ये आदम खां के द्वारा क्या करते, मार दिए जाते हैं। आदम खां अतगा खां को मार देता है। इसी वजह से अकबर बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है और अकबर के द्वारा आदम खां को मार दिया जाते हैं। अकबर अतगा खां के बदला लेता है आदम खां को मारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने, हाजी बेगम ने। नेक्स्ट है, राजा कन्हैया का किस्सा पुस्तक के लेखक थे? इसका आंसर होगा नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तिया को निर्धारित करता है? 39 के राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 105, अनुच्छेद नंबर 105। अनुच्छेद 104 में कहा गया है कि जो भी संसद के सदस्य योग्य नहीं है फिर भी वह संसद के कार्रवाई में भाग ले रहा है तो उन्हें प्रत्येक दिन के हिसाब से 500 रुपया जुर्माना लगेगा। प्रत्येक सदन के जो बैठक है उसमें भाग ले रहा है तो प्रत्येक दिन के हिसाब से 500 रुपया जुर्माना लगेगा। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की चर्चा है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से डैश व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये 12 व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है और इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 80 में है। 80 नंबर अनुच्छेद में 12 लोगों के मनोनीत करने की चर्चा दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्ताव रखा गया था। बाद में यही प्रस्तावना के रूप धारण कर लिया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को।
नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। 42 के जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर दिया गया। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद का सचिवालय। ये जो भारतीय संसद का सचिवालय है ये सरकार से स्वतंत्र रहती है और इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल नंबर 98 में है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है। तो 44 के पहला कह रहा है उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है, बिल्कुल राइट आंसर है। सेकेंड कह रहा है उसके पास 17 अवसान के बाद भी सत्र को बुलाने की शक्ति है। यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि 17 अवसान के जहाँ तक बात है ये 17 अवसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है संसद को भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक में पहले तक वह पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही है। चौथा है लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उसे पद से हट जाना पड़ता है, ये भी क्या है राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हुआ गलत हो जाएगा। 17 अवसान राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में, लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके बारे में अस्थायी संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। नेक्स्ट है कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। ये संबंधित है 7वां और 31वां। 7वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह हुआ था 1956 ईस्वी में और 31वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह हुआ था सन 1972 ईस्वी में। स्टॉकहोम सम्मेलन जिसे विश्व शिखर सम्मेलन कहते हैं ये भी हुआ था 1972 ईस्वी में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में बना था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो कितना कितना हो सकता है। न्यूनतम की बात करें तो 60 हो सकता है, अधिकतम की बात करें तो 500 हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य है जो एक्सेप्शन है, जैसे कि गोवा राज्य हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा सिक्किम, फिर हो जाएगा आपको मिजोरम और पुदुचेरी। ये ऐसे इलाका है जहाँ पर विधानसभा में 60 से कम सीट है, तो ये एक्सेप्शन में माना जाता है। गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पुदुचेरी इन सभी क्षेत्रों में 60 से भी कम विधानसभा के सदस्य है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। बात करें सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय के तो इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 129 में, आर्टिकल 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च जो न्यायालय है यह एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति यह वित्तीय समिति से संबंधित है। याचिका समिति की बात करें तो याचिका समिति कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति की बात करें तो यह तदर्थ समिति से संबंधित है। और विभागीय समिति की बात करें तो यह क्या हो जाएगा स्टैंडिंग समिति से संबंधित है, स्टैंडिंग समिति से संबंधित है। लोक लेखा समिति के बारे में चर्चा हम लोग किए थे कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 और 7 के रेशियो बताए थे, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 है। सबसे पहले 1921 ईस्वी में, ये भी डेट याद रखेंगे, सबसे पहले 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति को बनाया गया था। नेक्स्ट है इसमें भी सही सम्मिलित का पूछा कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे दिया राज्य और यहाँ पे राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से दिया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में करा कि 18 राज्यसभा के सीट है। यह कथन गलत होगा।
18 ना होकर के यहाँ पर कितना है 11 है। उड़ीसा में 10 सीट है, तमिलनाडु में 18 है और महाराष्ट्र में कितना है 19 है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह क्या मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। जब मत टाई हो, बराबर हो जाए, तो वह उस स्थिति में अपना मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में। और संयुक्त अधिवेशन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद नंबर 108 में है। 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्याख्या है। सबसे पहले 1961 ईस्वी में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उद्देश्य था, जो दहेज निषेध कानून बन रहा था, वह दहेज निषेध विधेयक के लेकर के संयुक्त अधिवेशन को सबसे पहले 1961 में बुलाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, जिसे हम बोलते हैं कैग, की रिपोर्ट का परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और बात करें कैग के मतलब हो जाएगा कंट्रोलर और एडिटर जनरल, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। इस कैग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 में, अनुच्छेद नंबर 148 में कैग की चर्चा है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 167। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ये दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से। नेक्स्ट है, ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स मात्रक है। ये किसका मात्रक है, तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक है। नेक्स्ट में कह रहा है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दे। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 दिया है। तो लैक्टोमीटर बड़ा आसान है जी, दूध के शुद्धता की माप करता है। ए मीटर हम बताया थे पिछले भी सेट में, विद्युत धारा की माप करता है। हाइग्रोमीटर की बात करें तो यह अपेक्षिक या सापेक्षिक आर्द्रता मापता है। और वोल्ट मीटर की बात करें तो विद्युत विभव को ये मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। कार्य भिन्न होता है लेकिन बनावट और उत्पत्ति जो होता है वो समान होता है। और यह अंक कहलाता है समजात अंक, समजात अंक कहलाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग की बात करें, HIV विषाणु रोग है, खसरा विषाणु जनित रोग है, छोटी चेचक भी विषाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग की बात करें तो इसमें आ जाएगा प्लेग, इसमें आ जाएगा प्लेग, इसमें आ जाएगा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया आ जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा आपको टाइफाइड, इसमें आ जाएगा आपको टाइफाइड। देखिए इसका एक ट्रिक आता है, ट्रिक का नाम है पंडित का टीका नींव है, पंडित का टीका नींव है। इसमें अ से आ जाएगा प्लेग, डी से आएगा डिप्थीरिया, त से थोड़ा बना के बनाइएगा आप लोग, टाइफाइड आ जाएगा, का से आएगा आपको काली खांसी, टी से आ जाएगा टिटनेस और क से आ जाएगा कुष्ठ, न्यू से हो जाएगा निमोनिया और है से हो जाएगा हैजा। वीडियो को पॉज करके या स्लो करके आप उस बात को नोट कर लेंगे, पंडित का टीका न्यू है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे हैं। ये ध्वनि तरंग है यह ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती है, ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती है। नेक्स्ट है, मोटर कार में शीतलन यंत्र जिसे रेडिएटर बोलते हैं, यह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह केवल संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। याद रखिएगा, ऊष्मा के चालन के 3 विधि होता है, एक होता है चालन, एक होता है संवहन, एक होता है विकिरण। नेक्स्ट है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा फोकस के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यह हो जाएगा आभासी तथा सीधा। आभासी मतलब काल्पनिक, और याद रखेंगे जब भी काल्पनिक के बात आएगा वो प्रतिबिंब सीधा होगा, यानी सीधा जो प्रतिबिंब है इसका मतलब वह काल्पनिक प्रतिबिंब है। मेरे द्वारा उत्तल दर्पण, अवतल लेंस,
उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इस सब का जो भी प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आता है उसको ट्रिक से एक वीडियो में दिया गया है आप लोगों को। तो प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जा करके अगर सर्च मारेंगे कि उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का ट्रिक या अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का ट्रिक बाय इंगटॉक इंग्लिश क्लासेस, तो आपको वहाँ पर प्रॉपर एक वीडियो मिल जाएगा। बड़ी आसान भाषा में सभी बातों को समझाया गया है। 2 मिनट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कैसा करना है, तो कौन सा कथन इसमें सही है उस पर ध्यान देना है। पहला कर रहा है, यदि मेजेंटा रक्ताभ नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा, यह कथन सही है। दूसरा कर रहा है क्या, यदि श्यान यानी कि हरताभ नीला और मेजेंटा यानी कि रक्ताभ नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित रंग क्षेत्र का रंग नीला होगा, ये भी कथन क्या है, सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है, तो इसकी विशेषता क्या है, इसके पास उच्च प्रतिरोधक शक्ति होगा और गलनांक क्या होगा, कम होगा। गलनांक क्या कम है, जबकि प्रतिरोध रोकने की शक्ति ज़्यादा होगा। फ्यूज से क्वेश्चन पूछता है कि किसका किसका बना होता है, तो याद रखेंगे शीशा प्लस टीन, इन दोनों को मिला करके फ्यूज के तार को बनाया जाता है। नेक्स्ट में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण और यहाँ पर युक्ति प्रक्रम, यानी कौन सी युक्ति या प्रक्रम ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है। तो ऊष्मा से विद्युत की बात करें तो यह होगा ताप विद्युत संयंत्र। वैद्युत से ध्वनि की बात करें तो यह हो जाएगा लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊर्जा की बात करें तो यह हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर। और विद्युत से यांत्रिक की बात करें तो यह हो जाएगा आपको कौन, विद्युत मोटर। तो अगर मिला लीजिएगा ठीक से, ए के हो जाएगा आपको 4, बी के हो जाएगा आपको 3, सी के हो जाएगा आपको नाभिकीय रिएक्टर यानी कि 2, और विद्युत से यांत्रिक यानी डी के हो जाएगा विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, तो जैसे पानी मिलाएंगे क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु क्या होगा, घट जाएगा, यानी क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। नेक्स्ट है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। ये कार्बन 14 पत्ती को अपनाया जाता है, कार्बन 14 पत्ती। और कोबाल्ट 60 की बात करें तो यह कैंसर के रोग में उपयोग होता है, कैंसर के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो स्ट्रेंजर गैस जीनोन को कहते हैं, जीनोन को। और बल्ब में हम लोग आर्गन गैस को भरते हैं, आर्गन गैस को। नेक्स्ट है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्नलिखित का मिश्रण है। बहुत आसान प्रश्न है ये, ब्यूटेन और प्रोपेन यानी कि आइसोब्यूटेन आइसोप्रोपेन दे या ब्यूटेन प्रोपेन दे, तो इसी का क्या है, यह मिश्रण है। एलपीजी का पूरा नाम क्या हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो विस्फोटक पदार्थ की बात करें तो यह हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। ट्राई नाइट्रोटाइलून की बात करें तो कभी कभी इसका शॉर्ट में नाम दे देगा टीएनटी, टीएनटी को ही बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटाइलून। नेक्स्ट प्रश्न है, निमज्जन छड़ जिसे इमर्सन रॉड बोलते हैं एक उपकरण है जिसका प्रयोग जल या तल या कुछ अन्य तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस नियम पर कार्य करता है। तो यह प्लांक के नियम पर कार्य करता है, प्लांक के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धवायु काल 70 दिन है। उसी समान पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ का वजन कितने दिनों बाद 0.25 ग्राम होगा। तो इसका निकालने का सिंपल तरीका है, आप देखिए कि कितना से कितना हो रहा है। तो देखिए 1 ग्राम से कितना हो रहा है, 0.25 ग्राम हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 से, मतलब 1 ग्राम है, ऐसे देखिए यह 1 ग्राम है और 1 ग्राम से यह 0.50 ग्राम यानी कि आधा ग्राम होने में कितना टाइम ले रहा है, तो ये 70 दिन का टाइम ले रहा है, 70 दिन। अब देखिए 0.50 ग्राम से
फिर कितना हो रहा है जी, तो 0.25 ग्राम होगा, आधा होगा तो कितना समय लगेगा, 70 दिन। तो देखिए 1 ग्राम से ये आ गया 0.25 ग्राम तक, तो 70 दिन तो इसमें लगा, 70 दिन इसमें लगा, यानी कि टोटल क्या है तो 140 दिन लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 140 दिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम लिखें। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक तत्व की बात करें तो 4 प्रकार के आवश्यक तत्व प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश, और इसमें होना चाहिए एक और क्लोरोफिल। तो नहीं दिया हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे, इसी में जोड़ सकते हैं, या नहीं भी है तो ऑप्शन या करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को वायुमंडल से मिल जाता है, पानी जमीन से मिल जाता है, सूर्य के प्रकाश का स्रोत है ही, और क्लोरोफिल पौधों के पत्तियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो यह हो जाता है अंतर्प्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम के महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर से किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट के निर्माण की बात करें तो यह बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त में जो WBC है की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। जो प्लेट्स होता है, प्लेट्स रक्त के जो प्लेट्स होता है उसकी संख्या काफ़ी अधिक होता है, और WC तो बहुत कम होता है, ये RBC से भी कम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दो गैस मिलेगा तो हमारे ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जल्दी क्रिया करेगा, ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के चला जाएगा, जिसकी वजह से शरीर में दम घुटने लगता है जी, और मनुष्य की मृत्यु दम घुटने से हो जाता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। याद रखेंगे हमारा जो शरीर है वह शरीर ज़्यादातर समझिए मोनोऑक्साइड के लिए ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि पश्चपाद का हिस्सा नहीं है। तो ये होगा एस्केपुला। एस्केपुला जो है यह मनुष्य के वक्ष में पाया जाता है, ना कि यह पैर में पाया जाता है। बाकी टार्सल, फ्लेंजल, पेटिला ये सब कहीं ना कहीं पैर में पाया जाने वाला हड्डी है। नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं। तो ये जो होने वाले रोग है यह रोग मेनिंजाइटिस कहलाता है। मेनिंजिन जो झिल्ली होता है उस मेनिंजिन झिल्ली में जब इन्फेक्शन होता है तो मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है, यह मस्तिष्क से संबंधित है। अब हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एड्रेनलिन की बात करें तो एड्रेनलिन क्रोध, भय, खतरा को क्या करता है जी, यह दर्शाता है। एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन यह महिला हार्मोन्स है। इंसुलिन की बात करें तो ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, और फेरोमोन की बात करें तो यह गंध के बोझ से साथी को आकर्षित करने के लिए निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार ग्रहण करता है तो उसको रोग हो सकता है। उसको हो जाएगा स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग इसलिए होगा क्योंकि विटामिन मिलेगा नहीं, और विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग होगा। तो देख रहे हैं आपको यहाँ पर दूध हो गया, अंडा, रोटी हो गया, इसमें विटामिन नहीं मिल रहा है। विटामिन सी मिलता है खट्टे पदार्थ में, अगर उसकी कमी हो गया तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है। यह नवीनतम होगा ऑप्शन नंबर सी, तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा, जिसे बोलते हैं IMRT। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं, यह होते हैं ऊपरी पत्तियों पर सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। नेक्स्ट राशि नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो प्लेग की बात करें तो प्लेग क्या है, एक जीवाणु वाले रोग है।
एड्स की बात करें तो एड्स पता होगा विषाणु वाले रोग HIV वायरस से होता है। गंजापन की बात करें तो यह गंजापन कवक की वजह से होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। एड्स के पूरा नाम याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को, ये भी याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बैसिलस थुरिंजियंस। बैसिलस थुरिंजियंसिस का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग की बात करें तो जैविक कीटनाशक के रूप में उपयुक्त होता है, यानी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्लिंकर थ्योरी का संबंध निम्न में से किस घटना से है? इसका संबंध जो है एक काला प्रभावन से है। आप लोग का समय मिलेगा तो इसको जरूर यूट्यूब पर सर्च मार कर देखेंगे, क्योंकि अभी समझाएंगे तो लंबा टाइम एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आप लोग यूट्यूब पर एक बार सर्च मार कर देखेंगे। क्लिंकर थ्योरी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब यहाँ से मैथ आ रहा है तो हम मैथ की चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। जैसे कि अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 4 तक हो चुका है, उसमें मैथ कवर नहीं कराया गया है। एक ही वीडियो में जो 2 से ढाई घंटे या हो सके तो 1.5 घंटा में बनाया जाएगा, जिससे मैथ के सभी क्वेश्चन को सही तरीक़े से व्याख्या किया जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 97 नंबर देखते हैं। इससे पहले के मैथ के क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस योजना को UN ने अपनाया है, साथ ही जाम्बिया और अन्य 6 अफ्रीकी देशों में इसे लागू किया गया है? तो ये जो योजना हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। जैसा कि पता है कि बिहार सरकार के द्वारा 2006 ईस्वी में बालिका साइकिल योजना शुरू की गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिहार में लड़कियों के जो एडमिशन है वो काफ़ी मात्रा में हुआ। तो पहले के समय में दूरी की वजह से या कहीं ना कहीं गरीबी की वजह से लोग अपने बेटियों को नाम नहीं लिखा पाते थे। उसकी वजह से जैसे ही यह योजना शुरू हुआ, स्कूलों में नामांकन की दर में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, RBI ने वित्त वर्ष 2023-24 की द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। ये कितना लगाया है? तो ये लगाया 6.5 लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर कर रहा है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? यह करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। आपको पता है कि महात्मा ज्योतिराव जो फुले है ये जातिवाद और जो भी ब्राह्मणवाद में पाखंडवाद था उसका काफ़ी बड़ा ये विरोध किए थे। इनके द्वारा गुलामगिरी नामक एक पत्रिका लिखा गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। एक किताब है काश्तकार की इच्छा बुक और एक है गुलामगिरी। ये महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखा गया है। तो धर्म में जो भी आडंबर है, जो भी अंधविश्वास है, साथ ही साथ जो भी छुआछूत प्रचलित था, उन सब के घोर विरोधी महात्मा ज्योतिराव फुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? यह कोलकाता में किया गया। कोलकाता में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किया गया। नेक्स्ट है, माणिक्य बत्रा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये काफ़ी पुराना बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये टेबल टेनिस से संबंधित। माणिक्य बत्रा किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है? यह हुआ निर्माण क्षेत्र में। निर्माण क्षेत्र में याद रखेंगे, द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण दोनों को रखा जाता है। निर्माण और विनिर्माण दोनों को द्वितीय क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस सरकारी दफ्तर में बिहार की उत्पादित चाय को इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान किया गया है? 103 के राइट आंसर हो जाएगा राज्य के सभी सरकारी दफ्तर में। राज्य के सभी सरकारी दफ्तर में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का कौन सा नगर निगम डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है? याद रखेंगे, जो भी बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स है और उसमें कहीं ना कहीं उसका स्थान भारत में पहला है, देश में पहला है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रख लेंगे। इसका राइट आंसर है पटना नगर निगम डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। नेक्स्ट है, PM मोदी ने
108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका कहे कि आयोजन नागपुर शहर में किया जा रहा है, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है? यह 2023 में 2023 में रेल मंत्रालय के द्वारा नेट कार्बन जीरो की बात कहा गया है और इंडिया के द्वारा कहा गया कि 2070 तक ये कार्बन तटस्थ बनेगा। 2070 तक, बहुत देश 2050 तक बनने की बात कहा है, लेकिन चूंकि इंडिया अभी विकासशील देश के श्रेणी में है तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा और लंबा समय चाहिए। नेक्स्ट है, पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? यह होगा 2025 तक। 2025 तक अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी इलाके में डॉपलर वेदर जो रडार है उसको लगा रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये पूरे देश को क्या करेगा, कवर कर लेगा। नेक्स्ट है, बिहार वित्तीय वर्ष 2023-24 का कुल बजट अनुमान दिया है 26,18,085.40 करोड़ है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से कितना अधिक है। इसको ट्रिक से याद कर लेंगे, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि डाटा हमेशा रटने में क्या होगा, जब भी आप रटिएगा तो भूलने का समय पूरा रहता है। तो कोशिश करना है कि जो भी आपको डाटा से समेत बात दे, कहीं ना कहीं कोड करके या किसी तरीका से रिलेट करके उसको याद रखें। यहाँ आपको याद करवाएंगे हम कांग्रेस पार्टी के बनने से। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था 26 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कब बना था? 26 दिसंबर 1885 में। उसी से आप याद रख लेंगे 26 1885। देखिए यहाँ पर लिखा है 26 1885। बिहार के कुल बजट कितना है? तो कांग्रेस के गठन के तिथि याद रखेगा 26 दिसंबर 1885। तो 26 1885 हो जाएगा। तो देखिए 4 जीरो जो दिया है वो कॉमन है, आपको कवर हो ही जाएगा। इसके अलावा देखिए कर रहा है, इसका आंसर की चर्चा करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 24/19/4.21। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखना है, एक तरफ तोड़ लीजिएगा आप 24 और एक तरफ तोड़िएगा आपको 1942। देखिए हालांकि इसमें 4 के बाद दशमलव है, लेकिन फिर भी आप सभी समझने के लिए सुनिएगा। यहाँ पर रखिएगा याद कि सन 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में इंडिया के लोग भारत से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए 24 घंटा मेहनत किए थे। 24 घंटा उनको लड़ना पड़ा, उनको एक्टिव रहना पड़ा, तब जाके 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सफल रहा था। इस तरीक़े से आप कोड बना करके याद करेंगे, रिलेट करके आपको याद रहेगा। याद रखेंगे दोनों बात को। अनुमान बजट कितना जी? 26 दिसंबर 1885 और इसमें कितना? तो 1942 में 24 घंटा इंडिया के लोगों के द्वारा मेहनत किया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है, अपनी आत्मकथा और नवेंसन थिन्नते कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 किसे मिला है? 109 के राइट आंसर हो जाएगा के वेन्यू को मिला है। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जल निकायों की पहली गणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कर रहा है, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। टैंक मतलब ये भी पानी जमा करने का एक साधन होता है। तो यह कथन क्या सही होगा? दूसरा कर रहा है, कुल जल निकायों में से 78% प्राकृतिक है, जबकि 22% मानव निर्मित जल निकाय है। इसको देखिए उल्टा कर दिया है, 78% है वह जो है प्राकृतिक ना होकर के मानव निर्मित है और 22% क्या है? ये प्राकृतिक है। ये उल्टा कर दिया है, तो इसका जो दूसरा नंबर कथन है वह गलत हो जाएगा और केवल एक जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को। और कपास की बात करें तो कपास एक रेशेदार फसल है और यह काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगता है। काली मिट्टी में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए रेगुर मिट्टी में कौन फसल उगाया जाता है? तो कपास को रेगुर मिट्टी में उगाया जाता है, क्योंकि काली मिट्टी को महाराष्ट्र के स्थानीय लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो गया? रेगुर मिट्टी हो गया। और भारत कपास के शुरुआती उत्पादक देश, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती भारत देश से ही शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है, सरकारी विद्यालय में किसकी निगरानी के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल तैयार किया गया? ई शिक्षा कोष पोर्टल, तो यह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए किया गया, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ 10 अप्रैल को किस देश में किया? ये किए थे युगांडा, अफ्रीका के युगांडा के लिए। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में स्थित जलकुंड, जाल नहीं जलकुंड होगा, जलाशय के लिए गंगा के पानी को लिफ्ट किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा मुंगेर। पहला क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा कि जलकुंड जलाशय कहाँ है, तो जलकुंड जलाशय का संबंध कहाँ होगा? मुंगेर से होगा। और बिहार में बंदूक की फैक्ट्री भी कहाँ है? मुंगेर में ही है। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री, ये भी याद रखेंगे, बहुत पहले लगाया गया था। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन ने कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर जिले में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान स्थित है? जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, पटना सबसे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, जलकुंड बांध बिहार के किस नगर में स्थित है? देखिए अभी चर्चा हम लोग किए हैं, जलकुंड बांध मुंगेर में स्थित है, मुंगेर में स्थित है। मुंगेर में भी बंदूक की फैक्ट्री अभी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और सही कोड का चयन करें। देखिए यहाँ पर अवरोही नहीं आरोही क्रम दिया, आरोही क्रम में सजना है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलेगा शिवहर में, इसमें शिवहर ऑप्शन में नहीं है, आरोही क्रम में सजाना है। तो ध्यान रखेंगे आरोही क्रम में करा इसका, तो सबसे इसमें आपको कम रखना पड़ेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपको बेगूसराय, बेगूसराय के जनसंख्या घनत्व बाकी से कम है। फिर आ जाएगा आपको वैशाली जिला, मतलब पहले पे आएगा बेगूसराय, दूसरे पर वैशाली, तीसरे पे आ जाएगा आपको दरभंगा और चौथे पे आ जाएगा आपको पटना। यानी कि सबसे आपको अधिक जनसंख्या का है, जनघनत्व की बात करें तो पटना में सबसे अधिक जनघनत्व, फिर उसके बाद दरभंगा के जनसंख्या घनत्व, उसके बाद फिर उससे कम होगा वैशाली के, फिर उससे कम बेगूसराय, और उल्टा करेंगे तो एक पर आ जाएगा बेगूसराय। याद रखेंगे आप, दो तथ्य याद रखेंगे कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व बिहार में है, और बिहार में अगर सबसे अधिक कहाँ है तो शिवहर जिला के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है तो 1880 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर आता है शिवहर के। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपको मिलेगा कैमूर, कैमूर के जनसंख्या घनत्व सबसे कम मिलेगा। कितना मिलेगा तो मात्र 488 लोग ही 1 वर्ग किलोमीटर पर निवास करता है, 1 वर्ग किलोमीटर पर। तो कैमूर पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व आपको कम मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये सम्मानित किसे किया जाएगा? आशा भोसले को सम्मानित किया जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इससे पिछले वर्ष 2022 की बात करें तो मिला था श्री नरेंद्र मोदी को, यानी पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा एवं ढलान वाले पहाड़ी इलाकों के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? 121 का राइट आंसर हो जाएगा चाय। चाय के वर्षा के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक पानी की आवश्यकता होता है। क्वेश्चन पूछेगा, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन करता है? तो असम चाय के बहुत बड़ा उत्पादन करता है। और भारत जो देश है वो सबसे ज़्यादा चाय की खपत करता है, बहुत ज़्यादा खपत करता है भारत देश। हालांकि भारत में बहुत चाय की खेती होता है, लेकिन इतना ज़्यादा खपत होता है कि हम लोग उसको बेच ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक नलकूपों और पंप सेटों का प्रयोग कहाँ होता है? 122 के राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, ऋण जमा अनुपात के मामले में बिहार का स्थान देश में क्या है? यह है नीचे से पाँचवा, नीचे से पाँचवा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है? तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत है। सबसे अधिक पशुओं की संख्या भारत में और सबसे अधिक दूध उत्पादन भी भारत करता है। और आप लोग कमेंट में से बताइए कि कौन सा राज्य भारत के है जो सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। हम लोग पिछले सेट में इसकी चर्चा किए हैं। भारत का वह कौन राज्य है जो सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है? उसमें बिहार के क्या स्थान है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर ताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 125 के जो राइट आंसर है बेगूसराय। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। कांवर झील को कांवर ताल कहिए या कांवर झील, इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार का वह जिला जिसने 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। तो वृद्धि दर्ज किया कौन? मधेपुरा के आपको कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर, तो जनसंख्या वृद्धि दर इसका 30% से भी ज़्यादा रहा है, 30% से भी ज़्यादा रहा है। और बिहार के वृद्धि दर रहा है 25% और मधेपुरा के बिहार से भी ज़्यादा है, 30% है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है? तो ये कौन जोड़ता है? ये बाब अल मंदेब जोड़ता है, बाब अल मंदेब। और बाब अल मंदेब को दुख के द्वार भी कहा जाता है, दुख के द्वार कहा जाता है बाब अल मंदेब को। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, बिहार के किस जिला में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया? तो जब भी आपको मिथिला शब्द आए उसका राइट आंसर मधुबनी में हो जाएगा, मधुबनी में। नेक्स्ट है, भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है यह लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1953 को श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, बाघ को बचाए रखने के लिए। और आपको बता दें कि पहले इंडिया के जो राष्ट्रीय पशु है, जैसे अभी बाघ है, लेकिन इससे पहले बाघ नहीं शेर हुआ करता था। 1973 के बाद हम लोग बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गरीबी के मापन की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? यह कमेटी का गठन किया गया था, सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। और किया गया था कब? सन 2012 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में। नेक्स्ट है, लेगो इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला करा है, लेगो इंडिया इटली के वर्गो और जापान के कागरा के बाद 5वां डिडक्टर होगा। यह कथन क्या है? राइट है। दूसरा करा है, लेगो इंडिया 2030 से अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करने वाला है। ये भी कथन सही है। यहाँ पर आपको लेगो के फुल फॉर्म भी याद रखना होगा, काफ़ी चर्चा में रहा है ये, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने की पूरा संभावना है, तो याद रखेंगे लेगो के फुल फॉर्म से, या आपको इसी तरीके से कथन दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेगो के फुल फॉर्म की बात करें तो आप लिख लेंगे लेजर इंटरफेरोमीटर। आप लोग वीडियो को स्लो करके सुनेंगे। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, यह हो गया लेगो के पूरा नाम। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, या हम खुद लिख दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लेगो का पूरा नाम लिखा है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। चूँकि मोबाइल से वीडियो शूट होता है तो कहीं ना कहीं इसका समझिए कि लिखने में परेशानी होता है, ठीक है। तो जैसे है उसमें काम चलाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कुछ नए तरीका से, कोई अलग से हम लोग इंस्ट्रूमेंट लेके आए जिससे लिखने में क्या हो, आसानी हो, सुविधाजनक हो। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो कि एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य से की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में कहाँ? तो सूरत से। और एनटीपीसी का स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1975 में। एनटीपीसी यानी कि आप पढ़ते होंगे एनटीपीसी के बारे में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी यह स्थापित हुआ था 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? यह लॉन्च किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? यह शुरू किया गया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, इसमें सत्य युग्म चुनना है, सत्य युग्म। मुंडेश्वरी पर्वत जहानाबाद में नहीं है, यह हो जाएगा आपको कैमूर में हो जाएगा। नेक्स्ट है,
डुंगेश्वरी पर्वत का संबंध जमुई से नहीं है, इसका संबंध हो जाएगा आपको गया से। और बनावर पर्वत की बात करें तो बनावर पर्वत आपको कैमूर में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको जहानाबाद में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में, डुंगेश्वरी पर्वत हो जाएगा गया में, और बनावर पर्वत हो जाएगा जहानाबाद में। नेक्स्ट कर रहा है, भारत का पहला 3 एक्स प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? 136 के राइट आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक में स्थापित किया है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? यह चुना गया है आर दिनेश को चुना गया है। नेक्स्ट है, भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। तो ईडाई की बात करें तो ईडाई बनाया था 1999 में। सेबी की बात करें तो सेबी बनाया था आपको 1988 ईस्वी में, सेबी 1988। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बताया दिए थे, बहुत बताया 1975 बना था। तो मिला सकते हैं आप लोग, ईडाई बना 99 में, सेबी बना 1988 में, नाबार्ड बना 1982 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना 1975 में। ईडाई की बात करें तो ईडाई के फुल फॉर्म हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर से सुनेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और सेबी की बात करें तो सेबी के फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप पढ़ेंगे जब भारतीय पूंजी बाजार और भारतीय मुद्रा बाजार, तो वहाँ पर पढ़ेंगे आप भारतीय पूंजी बाजार के सबसे शीर्ष संस्था कौन है? सेबी है। सबसे शीर्ष संस्था कौन है जी? सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना था 1975 में। नाबार्ड के पूरा नाम बोले तो नाबार्ड का पूरा नाम होगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। फिर से सुनेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के और ग्रामीण कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बनाया गया एक बैंक है। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को बनाया गया था नाबार्ड को। नेक्स्ट है, वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, तो यह आधार वर्ष होगा 2011-12। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत द्वारा अरुण नदी पर विकसित की जाने वाली हाइड्रो पावर को मंजूरी दी है? ये नेपाल, बहुत पहले से प्रस्तावित था। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के सीमा को छूता है? तो ये छुआ है कितना? 5 राज्य। कौन कौन होगा? तो लिख लेंगे आप लोग। एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। फिर नीचे उसके आएंगे तो आपको मिलेगा असम मिल जाएगा। फिर आप देखेंगे तो ये मेघालय मिल जाएगा, त्रिपुरा मिल जाएगा, मिजोरम मिल जाएगा। आप लोग सुन लेंगे कौन कौन 5 राज्य होगा। तो एक होगा पश्चिम बंगाल, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। आपको पता है कि इंडिया के सबसे लंबा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही है, वो है 4096 किलोमीटर। और 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा बांग्लादेश को स्वतंत्र देश कराया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा पठार मलनाड और मैदान में विभाजित है? 142 के राइट आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक। कौन सा पठार मलनाड और मैदान में विभाजित है? तो कर्नाटक के हैं। और मलनाड के वास्तविक अर्थ जो हो जाएगा वो होगा वर्षा की भूमि। याद रखेंगे, मलनाड का अर्थ हो जाएगा वर्षा की भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। पहला कर रहा है, क्रय शक्ति के मामले में भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये गलत हो जाएगा, यह दूसरी ना होकर के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। क्रय शक्ति के मामले में अभी हम लोग तीसरे स्थान पर है। दूसरा कर रहा है, बाजार विनिमय दर के संदर्भ में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये बिल्कुल सही है। हम लोग विनिमय दर के संदर्भ की बात करें तो बाजार विनिमय दर में 5वें स्थान पर है, जबकि क्रय शक्ति के मामला की बात करें तो तीसरे स्थान पर है। भी सही होगा। फिर 83 में भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। ये भी कथन गलत है, सबसे बड़ा नहीं, दूसरे स्थान पर हम आते हैं। सबसे बड़ा चीन देश है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? बी होगा। हम सबसे बड़ा नहीं, हम लोग दूसरे स्थान पे आते हैं और क्रय शक्ति के मामले हम लोग तीसरे स्थान पे आते हैं। तो इस तरह से आंसर सिर्फ हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भारत सरकार द्वारा निकेल, क्रोमियम और पोटास के भंडार की खोज की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि रोहतास जिला में, गया जिला में, जमुई जिला में सभी में निकेल, क्रोमियम और पोटास के भंडारों की खोज की गई। आप एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। रोहतास जिला में बताए थे आपको हम कि एक अमझोर की पहाड़ी है, अमझोर पर्वत है, वो आपको कमेंट में लिखना है कि अमझोर के पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा खनिज वहाँ मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंझार कुंड कहाँ अवस्थित है? ये जो मंझार कुंड है यह रोहतास में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोहतास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के निम्न में से कौन सा क्षेत्र संतलत के पतन के बाद जौनपुर के सरकी शासक के अधीन आ गया था? 146 का राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा से बक्सर तक, दरभंगा से बक्सर तक। नेक्स्ट है, जीएसटी के तहत सम्मिलित करों से राज्यों की राजस्व प्राप्ति 2017-2022 की अवधि के दौरान डैश बढ़ने का अनुमान लगाया। कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो यह हो जाएगा 14% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार में 2019-21 के मध्य गरीबों का प्रतिशत है, यह प्रतिशत कितना है? तो यह हो जाएगा आपको 33.76%, 33.76% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुदान प्रदान की जाती है 70 मीटर तक के गहराई के लिए। यह प्रदान किया जाता है आपको 15,000 रुपया, 15,000 रुपया। आज के लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के शहडोल से पेशा एक्ट लागू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, पेशा एक्ट के बारे में ध्यान रखेंगे। पेशा एक्ट, पेशा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? एक पूरा नाम होगा पंचायत एक्सटेंशन टू जो आता है शेड्यूल्ड पेशा एक्ट के पूरा नाम यही हो गया पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। और यह जो बना था, यह बना था 1996 ईस्वी में। कब बना था? 1996 ईस्वी में बना था। पंचायती राज के बारे में डिटेल से हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट में बताए थे आपको कि पंचायती राज का गठन कब हुआ था, कौन भाग में, कौन अनुच्छेद में, सबके बारे में चर्चा किए थे। तो आज के हम लोग यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। और आपको हम पहले बताए थे कि सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट बनाने से पहले आपको अपना आंसर तैयार देना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन बोला जा रहा है तो पहले आप अपना एक अनुमानित क्वेश्चन के आंसर लगाइए, फिर उसके बाद जो व्याख्या किया जाएगा उसको सुनिए। इससे क्या होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन की तैयारी किया, जो भी पढ़े हैं, एक अनुमान लग जाता है कि जो भी तैयारी हुआ है वो मेरा सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस लगाने से पहले आप क्या करेंगे, अपना एक आंसर तैयार रखेंगे, फिर उसके बाद जो भी सलूशन किया जाएगा उसको देखना है। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।